हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो। ठीक है, जैसे हम वेस्टर्न थॉट्स थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनमें सबसे पहले नाम आपको प्लेटो ही मिलता है, क्योंकि इन्हें ही दर्शन शास्त्र मीन्स फिलॉसफी और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले अपने विचार स्टेट के बारे में दिए। ओके, ये कहाँ के रहने वाले थे? एथेंस के थे। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे जो मेनली विचारक हैं वेस्टर्न, उन सब का जन्म यूनान में ही हुआ है। ओके, वैसे तो इनके टीचर सुकरात ने भी काफ़ी पहले एजुकेशन देना शुरू कर दिया था और इनसे पहले और भी विद्वान रहे होंगे, लेकिन कहीं हम रिटन की बात करें तो रिटन में जो सबसे पहले वर्क मिलता है वो प्लेटो का ही मिलता है। ओके, जैसे इनके टीचर थे सुकरात। ओके, वो कैसी एजुकेशन देते थे? वो ओरल देते थे, मतलब मुंह से बता के। ओके, उनका काम रिटन में नहीं था, इसलिए उनके बारे में हमें जानकारी भी बहुत लिमिटेड है। जैसे 399 में उन्हें विष दे के मार दिया गया था, तो बहुत लिमिटेड एजुकेशन हमें उनके बारे में है। ओके, तो इसलिए हम प्लेटो से ही अपना ये वेस्टर्न थिंकर्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब इनका जन्म कब हुआ था? 428 बीसी में हुआ था। इट मीन्स बीसी को हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट मीन्स ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम। ऐसा माना जाता है ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो 0 से सीरीज चलने लगी, 0 1 2 3 4, है ना। और उससे पहले का जो टाइम पीरियड था वो बैकवर्ड चलता था। जैसे इनका जन्म हुआ 428 बीसी में, तो 1 ईयर बाद कौन सा टाइम आएगा? 427, फिर 426। तो इस तरीके से लिखा होता था। जैसे यहाँ पर भी उल्टा दिया है, 428 बीसी टू 399 बीसी। इट मीन्स 428 बीसी में इनका जन्म हुआ और फिर 399 बीसी में भी क्या हुआ था? सुकरात को विष का प्याला दिया गया था, जिसके बाद इन्होंने अपना एजुकेशन वर्क स्टार्ट करा था। ओके, अब फर्स्ट हम इनका जीवन परिचय देखेंगे। बायोग्राफी ऑफ प्लेटो, प्लेटो का जीवन परिचय। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो एथेंस के कुलीन परिवार में 428 बीसी में हुआ था। अब ये एथेंस कहाँ पर है? तो ये यूनान की एक कंट्री है। ओके, जैसे मैंने भी आपको बताया, जो मेनली दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, वो मोस्टली यूनान से ही बिलोंग करते थे। ओके, पहले वहाँ पर क्या था? छोटे छोटे नगर राज्य थे। ओके, अब अगर इनके एक्चुअल नेम की बात की जाए तो उनका एक्चुअल नेम था एरिस्टोक्लीस, जिसे हिंदी में हम अफलातून कहते हैं, और बाद में इनका नाम प्लेटो पड़ा। अब प्लेटो इनका नाम किस तरीके से पड़ा? तो जो इनके टीचर थे सुकरात, उन्होंने इनके चौड़े और उभरे कंधे होने के कारण इनका नाम क्या रख दिया? प्लेटो रख दिया। जैसे कहीं जगह आप पढ़ोगे कि इनके जो व्यायाम टीचर थे, उन्होंने इनका नाम रखा है ना। कहीं जगह पढ़ोगे कि इनके टीचर ने रखा था, तो जो इनके टीचर थे वो सुकरात थे। ठीक है, और सुकरात ने ही इन्हें ये नाम दिया था प्लेटो, और प्लेटो ही नाम से ये फेमस हुए थे। इनका जितना भी वर्क है आप देखोगे प्लेटो ही नाम से आगे किया गया है। ओके, अब 399 बीसी में क्या हुआ था? इनके जो टीचर थे सुकरात, उन्हें विष का प्याला दे दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो उनके थॉट्स थे वो वहाँ के लोगों से डिफरेंट थे, तो वो लोग उन्हें अपना विरोधी समझते थे, इसलिए वहाँ के लोगों ने उन्हें विष देकर मार दिया था। अब इस बात का प्रभाव प्लेटो पे बहुत बुरा हुआ था, क्योंकि वो उनके टीचर थे और उनके साथ ऐसा हुआ, तो इस चीज़ का प्लेटो पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। लेकिन फिर बाद में जो उनकी एजुकेशन थी उसे आगे बढ़ाने का काम प्लेटो ने ही करा था। ठीक है, इसी के बारे में मैक्सी एक राइटर है, उन्होंने लिखा था, प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। इन प्लेटो सोक्रेटिस लेफ्ट अगेन। ओके, क्यों? क्योंकि इनकी जो टीचिंग को आगे बढ़ाने का काम किया वो किसने किया? प्लेटो ने ही किया। ओके, नेक्स्ट है डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, प्लेटो के संवाद। संवाद मीन्स इनकी रचनाएं, इन्होंने क्या क्या लिखा। ऐसा माना जाता है इन्होंने 36 ग्रंथ लिखे थे, जिसमें से बहुत सारे ग्रंथ पब्लिश भी हुए थे। अप्रॉक्स हम समझेंगे 28 ग्रंथ इनके पब्लिश हुए थे। ठीक है, अब अगर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रंथ की बात की जाए तो वो है रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक को सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इन्होंने राजनीति विज्ञान के ऊपर लिखा था एक ग्रंथ, लेकिन इसमें इन्होंने इतने सारे सब्जेक्ट का समावेश किया कि बहुत सारे लोग इसे न्याय से संबंधित बताते हैं। रूसों ने कहा ये शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, मीन सबसे अच्छा ग्रंथ है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें इन्होंने आदर्शवाद की बात की है। ठीक है, क्या कि जो स्टेट होगा वो कैसा होगा? बहुत आदर्श होगा, उसमें सब लोग बहुत अच्छे अच्छे होंगे। जो राजा होगा वो कैसा होगा? वो दार्शनिक राजा होगा।
दार्शनिक राजा मतलब फिलोसफर किंग होगा, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं होगी, कोई भी कमी नहीं होगी। वहाँ के जो लोग होंगे वो भी सब बहुत अच्छे अच्छे होंगे, वो कुछ भी गलत नहीं करेंगे, राजा कुछ भी गलत नहीं करेगा। तो इट मीन्स इन्होंने जो सब कुछ लिखा वो किस पे डिपेंड था, आदर्शवाद पे, ठीक है, आइडियलिज्म पे, कि सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। अब इसको बाद में क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान इतना अच्छा हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद जब इन्होंने ये बुक लिखी थी तो इनकी एज थी 40 ईयर्स। तो उस समय इन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई स्टेट ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें लोग इतने अच्छे हों। तो ऐसा अगर कोई स्टेट होगा तो वो तो सिर्फ स्वर्ग ही होगा। तो फिर इसके बाद इन्होंने स्टेट्समैन एंड लॉज 2 बुक्स लिखी, जिसमें इन्होंने यथार्थता की बात करी, रियलिटी की, कि मतलब जो चीज़ रियल में है, वास्तविकता क्या है। लेकिन ये फेमस आदर्शवाद के रूप में हुए हैं, इन्हें आदर्शवाद का ही जनक कहा जाता है। अगर आपसे कहा जाएगा प्लेटो कैसे विचारक हैं तो आदर्शवादी हैं, जबकि स्टेटमेंट्स और लॉज में इन्होंने रियलिटी के बारे में भी लिखा है। ओके, फिर इनका एक और इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है एपोलॉजी। नेक्स्ट है क्रीटो। क्रीटो में इन्होंने ये बताया है कि जो उनके टीचर थे सुकरात, उन्हें विष का प्याला दिया गया था, तो इस सब के बारे में इन्होंने क्रीटो बुक में लिखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा, मतलब जस्टिस के ऊपर इनके क्या थॉट थे। अब जो इनका फेमस ग्रंथ था रिपब्लिक, अगर हम उसके उपशीर्षक की बात करें तो वो था न्याय से संबंधित, क्योंकि रिपब्लिक बुक में इन्होंने इतना ज़्यादा जस्टिस के बारे में लिखा था कि न्याय कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अगर हम उसका सब टाइटल देखें तो एक तरह से वो कंसर्निंग जस्टिस था, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ आपको जस्टिस के बारे में मिलेगा। ओके, अगर हम प्रीवियस टाइम की बात करें तो 3 तरह के सिद्धांत पॉपुलर थे न्याय को लेकर। फर्स्ट वन इज़ परंपरागत सिद्धांत, जिसमें क्या माना गया था, जो इसके विचारक थे उनका मानना था कि किसी का ऋण चुकाना ही न्याय है ना, सिफालस थे। और क्रांतिकारी सिद्धांत में क्या था, क्रांतिकारी विचारों से इंस्पायर था न्याय का सिद्धांत। फिर कार्यकारण सिद्धांत था, लेकिन जो प्लेटो हैं उन्होंने इन तीनों ही सिद्धांतों का खंडन किया है। खंडन मतलब इन तीनों को ही एक्सेप्ट नहीं किया है। ओके, उन्होंने अपनी एक अलग थ्योरी दी कि न्याय क्या है, हम किसी के साथ कुछ भी गलत ना करें, ठीक है, वही हमारा न्याय कहलाता है। अब प्लेटो ने न्याय के 2 रूपों का वर्णन करा है। फर्स्ट है व्यक्तिगत एंड सेकंड वन इज सामाजिक, पर्सनल एंड सोशल। ओके, अब इसमें आगे अगर हम बात करें तो इन्होंने इंसान की आत्मा के 3 गुण बताए हैं, कि जो इंसान की सोल है उसके 3 गुण होते हैं। फर्स्ट वन इज तृष्णा, इसे हम इन इंग्लिश एपेटाइट कहते हैं। सेकंड वन इज शौर्य, स्पिरिट, एंड थर्ड वन इज बुद्धि, विजडम। अब इन्होंने कहा प्लेटो ने कि हर इंसान को अपनी आत्मा के गुण के हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। ओके, जैसे जिस इंसान के अंदर एपेटाइट ज़्यादा है, तृष्णा ज़्यादा है, ओके, तृष्णा का मतलब क्या है, इंसान के अंदर भूख ज़्यादा है, वो ज़्यादा लालची किस्म का है, तो उस इंसान को उत्पादक का काम करना चाहिए, मतलब प्रोड्यूसर का काम करना चाहिए। वो चीज़ों को अच्छे से ग्रो करेगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर लालच है कि हाँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास स्टोर करना है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा, जिनके अंदर तृष्णा ज़्यादा है, जिसकी आत्मा में तृष्णा का गुण है, एपेटाइट का गुण है, वो इंसान क्या काम करेंगे, उत्पादक बनेंगे। ओके, सेकेंड वन इज शौर्य। शौर्य मतलब उत्साह, स्पिरिट, जिसके अंदर जोश ज़्यादा है। अब जिसके अंदर जोश ज़्यादा है वो इंसान कैसा काम करेंगे, वो सैनिक बनेंगे, ठीक है, जिससे वो अपने राज्य की रक्षा कर सकें। तो ऐसे इंसान क्या बनेंगे, सोल्जर बनेंगे, जिनके अंदर जोश ज़्यादा है, उत्साह ज़्यादा है। थर्ड वन इज़ बुद्धि, विवेक, है ना, जिसके अंदर विवेक ज़्यादा है, बुद्धि ज़्यादा है, ज्ञान ज़्यादा है, ऐसे इंसान क्या बनेंगे, शासक मीन्स राजा, जिससे वो सही डिसीज़न ले सके। तो इस तरह से प्लेटो ने क्या करा, अपने राज्य में क्या बताया कि इंसान वो काम करेगा जो कि उसकी आत्मा का गुण है, उसी के अकॉर्डिंग उसे काम करना होगा। 3 आत्मा के गुण बताए, एपेटाइट, स्पिरिट एंड विजडम, और उसी के अकॉर्डिंग काम बताया। अब प्लेटो ने आगे कहा कि अगर कोई इंसान अपनी आत्मा के गुण के हिसाब से काम नहीं करता है तो अपने काम को कभी भी बेहतर ढंग से नहीं कर पाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है प्लेटो का शिक्षा धारणा। अब प्लेटो ने जो रिपब्लिक ग्रंथ लिखा था, रिपब्लिक ग्रंथ राजनीति से बिलोंग करता है, ठीक है, पॉलिटिक्स से बिलोंग करता है, और इसे न्याय का भी उपशीर्षक मिला हुआ है। लेकिन ये राइटर है रूसो, उन्होंने क्या कहा है, जो रिपब्लिक ग्रंथ है वो राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं, वरन शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है।
इट मीन्स रूसो ने ये कह दिया कि जो रिपब्लिक ग्रंथ है वो एजुकेशन पे लिखा हुआ सबसे अच्छा ग्रंथ है। मीन्स जिसने इन्होंने जो रिपब्लिक ग्रंथ लिखा है उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी लिखी है, एजुकेशन के ऊपर इतना अच्छे से लिखा है कि उन्होंने इसे एजुकेशन का ही ग्रंथ बना दिया, जबकि वो एक्चुअल में उन्होंने राजनीति विज्ञान के ऊपर लिखा था। ओके, इन इंग्लिश द रिपब्लिक इज़ नॉट अ वर्क अपॉन पॉलिटिक्स बट द फाइनेस्ट ट्रीटीज ऑन एजुकेशन दैट वॉज एवर रिटन। किसने कहा है ये? रूसो ने कहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक कोटेशन है ये रूसो की, जिसमें इन्होंने प्लेटो के द्वारा लिखे गए रिपब्लिक ग्रंथ को एजुकेशन का सबसे अच्छा ग्रंथ कहा। ओके, नेक्स्ट प्लेटो का साम्यवाद। अब साम्यवाद में क्या है? इन्होंने एक तो एजुकेशन के बारे में बताया और दूसरा बताया संपत्ति विषयक साम्यवाद और परिवार विषयक साम्यवाद। इसे ही हम स्त्रियों का साम्यवाद भी कहते हैं। ओके, शिक्षा का मैंने आपको बता दिया, शिक्षा के बारे में इनका क्या विचार था। ये गर्ल और बॉय दोनों की एजुकेशन पर जोर देते थे। वहीं अगर हम बात करें संपत्ति विषयक साम्यवाद की, तो इसके बारे में इनके क्या विचार थे? संपत्ति मीन्स जो वेल्थ होती है, प्रॉपर्टी होती है। अब जो इनका साम्यवाद है वो सिर्फ अभिभावक वर्ग के लिए है। मीन्स जो हमारे सैनिक वर्ग और शासक वर्ग है, इन दोनों के कंबाइंड रूप को हम अभिभावक वर्ग कह रहे हैं। यही लोगों पर प्लेटो का साम्यवाद अप्लाई होगा। मीन्स जिनके अंदर भूख ज़्यादा है, एपेटाइट ज़्यादा है, उनके ऊपर प्लेटो का साम्यवाद अप्लाई नहीं होगा। ओके, ये सिर्फ सैनिक और शासक वर्ग के लोगों पर अप्लाई होगा। अब संपत्ति विषयक साम्यवाद में क्या है? कोई भी इंसान जो शासक और सैनिक वर्ग का है उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। क्यों? अगर उसके पास प्रॉपर्टी होगी तो उसके अंदर और लालच आएगा कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी को और ग्रो करना है और बढ़ाना है। ठीक है, तो इसलिए प्लेटो ने कहा कि प्लेटो के साम्यवाद में किसी के पास भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी। जो प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी? पब्लिक होगी, मतलब सबकी होगी, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, कोई भी कहीं पे भी रह सकता है। ठीक है, सिर्फ एपेटाइट वर्ग तो अपनी प्रॉपर्टी रख सकता है क्योंकि उनके अंदर तो भाई क्षुधा ज़्यादा है ना, एपेटाइट ज़्यादा है। लेकिन सैनिक वर्ग और शासक वर्ग कोई भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी अपने पास नहीं रखेगा। जो प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी? पब्लिक होगी, उसे कभी भी कोई भी यूज़ कर सकता है। ओके, अब परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद क्या है? तो परिवार विषयक साम्यवाद है मीन्स जो सैनिक वर्ग और शासक वर्ग हैं उनका अपना परिवार भी नहीं होगा, उनकी अपनी फैमिली नहीं होगी। ना तो कोई स्त्री किसी की पत्नी होगी और ना ही कोई पुरुष किसी का पति होगा। ठीक है, और ना ही कोई किसी का बच्चा होगा। ठीक है, अब ये भी सिर्फ शासक और सैनिक वर्ग के लिए है, और जो उत्पादक वर्ग है उनका ये सब हो सकता है फैमिली। ओके, इसे ही स्त्रियों का साम्यवाद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने कहा कि जो स्त्रियां होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनकी जो सारी एनर्जी है वो चौके चूल्हे में और बच्चों के पालन पोषण में इन्वेस्ट हो जाती है। ठीक है, जिससे वो अपना जो उसका टैलेंट है उसको ग्रो नहीं कर पाती। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि कोई भी शासक और सैनिक वर्ग अपनी फैमिली नहीं बनाएगा। ठीक है, अब जो बच्चे होंगे उन सबकी जिम्मेदारी किसकी होगी? वो सब जिम्मेदारी राज्य की होगी। ओके, इसे ही हम प्लेटो का साम्यवाद कहते हैं। ओके, आगे जाके इसकी आलोचना भी हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इससे आगे जो प्लेटो के बारे में और भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।